हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। इसमें हम आरआरबी द्वारा पूछे गए सीबीटी 2 एग्जाम में जीके और जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला है। साथ ही इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है। और इस सेशन के स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इस सेट में, ये सारे आरआरबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया कि किस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिटरली ये सारे जितने क्वेश्चन हैं ये सारे पीवाईक्यू हैं। ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सर पकड़ कर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि ओहो, ये कहाँ से आपने ये क्वेश्चन करा दिए। ठीक है। ये सारे जितने क्वेश्चन हैं ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और ये मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन है जो आपका सीबीटी 2 कंडक्ट हुआ था आपका जेई का। उसमें से भी कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन इस सेट में आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड टू द 10th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है 64वां संशोधन अधिनियम, दूसरा है 61वां संशोधन अधिनियम, तीसरा है 48वां संशोधन अधिनियम और चौथा है 52वां संशोधन अधिनियम। ये आपका जोड़ा गया था 52वें संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। 10वीं अनुसूची को एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है, जिसे दल बदली विरोध कानून कहा जाता है। ठीक है। इसे 1985 में राजीव गांधी सरकार के समय लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि विधायकों और सांसदों के बार बार दल बदलने पर रोक लगाना। ठीक है। यदि कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है या पार्टी व्हिप के विरुद्ध वोट करता है तो उसे अयोग्य यानी डिस्क्वालीफाइड किया जा सकता है। ठीक है। यह अनुसूची के तहत लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष अयोग्यता का निर्णय लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या 2011 में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी? ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है बिहार और चौथा है मध्य प्रदेश। ये आपका दर्ज की गई थी बिहार राज्य में। जनगणना 2011 में बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ दर्ज की गई थी। यह उत्तर प्रदेश के बाद भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। बिहार की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और बिहार की साक्षरता दर 2011 के जनगणना के हिसाब से थी 63.82% और महिलाओं की दर अपेक्षाकृत कम रही इससे। ठीक है। और बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी 2001-2011 के बीच में? 25.42% थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और सुशासन हेतु विनियम बनाने का अधिकार देता है? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है आर्टिकल 240, दूसरा है आर्टिकल 243, तीसरा है आर्टिकल 239 और चौथा है आर्टिकल 244। ये है आपका अनुच्छेद नंबर 240। ठीक है। अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह कुछ केंद्र शासित प्रदेशों जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादर नगर हवेली, लद्दाख आदि के लिए विनियम यानी रेगुलेशन बना सकें। ठीक है। इन विनियमों की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के बराबर होती है। राष्ट्रपति के इन विनियमों में वहां की शांति, प्रगति और सुशासन सुनिश्चित होता है। ठीक है। बात करें विशेष प्रावधान की, तो जब विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली या पुडुचेरी हो तो राष्ट्रपति सीधे नियम नहीं बना सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग रूलर ऑफ द सार्की डायनेस्टी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सार्की वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। तो इसमें अगर इस सारे ऑप्शंस में से हम लोग उसको व्यवस्थित करेंगे आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले आपका आएगा मुबारक शाह, उसके बाद इब्राहिम शाह, तब आएगा महमूद शाह, उसके बाद है हुसैन शाह। ठीक है। सार्की वंश की स्थापना 1394 ईस्वी में मलिक सरवर यानी मलिक उल सरक ने की थी। ठीक है। इसकी राजधानी थी जौनपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। और सार्की शासक कला, स्थापत्य और शिक्षा के बड़े संरक्षक थे। उनके शासन काल में अताला मस्जिद और जामा मस्जिद जौनपुर जैसी प्रसिद्ध इमारतें बनी। ठीक है। बात करें इनके क्रम की, तो पहले थे मुबारक शाह जो कि थे 1399 से लेकर 1402 के बीच में। उसके बाद इब्राहिम शाह 1402 से लेकर 1440 के बीच में। और यह प्रसिद्ध शासक थे जौनपुर को। ठीक है। जिसे सिराजे हिंद कहा जाता था। उसके बाद आए महमूद शाह जो कि थे 1440 से 1457 के बीच। उसके बाद हुसैन शाह 1457 से 1505 के बीच।
और जो ये हुसैन शाह थे, ये आखिरी महान शासक थे इस वंश के, जो कि सिकंदर लोदी से हार गए थे, ठीक है। अंततः 1525 ईस्वी में सार्की वंश समाप्त हो गया और जौनपुर पर दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण हो गया। अगला क्वेश्चन है, मैच द स्टेट इन लिस्ट फर्स्ट विद द सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011 इन लिस्ट 2, ठीक है। लिस्ट 1 में आपके राज्य दिए गए हैं और लिस्ट 2 में इस 2011 के जनगणना से हिसाब से सेक्स रेशियो दिए गए हैं आपके राज्यों के। इससे आपको सुमेलित करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, पहला जो उत्तर प्रदेश है ये इसमें कितने हो जाएंगे सेक्स रेशियो के 912 महिलाएं प्रति 1000 व्यक्ति पर, ठीक है। उसके बाद जो बिहार है ये आपका 918 था, मध्य प्रदेश में कितना था 931 और महाराष्ट्र में कितना था 929, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। जो आपका लिस्ट 1 है इसमें कुछ लेखकों के नाम दिए गए हैं और लिस्ट 2 में क्या है, कुछ काव्य दिए गए हैं, ठीक है। इनको आपको सुमेलित करना है। इसमें आपका पाणिनि हो जाएंगे। ये पाणिनि क्या लिखे थे, पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी को, ठीक है। और हल्ला के द्वारा क्या लिखा गया था, ये लिखा गया था गाथा सप्तशती, ठीक है। और कालिदास जी के द्वारा क्या लिखा गया था, मल्लिकाग्निमित्रम, ठीक है। और पतंजलि जी के द्वारा क्या लिखा गया था, आपका लिखा गया था महाभाष्य। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा के कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। पहला आपका ऑप्शन है 15, दूसरा है 8, तीसरा है 10 और चौथा है 12। ये नामित किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है 12 लोगों को, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 इस प्रावधान का उल्लेख करता है, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित करते हैं। इन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में उनके विशेष योगदान के लिए चुना जाता है। उदाहरण के तौर पर सचिन तेंदुलकर को चुना गया था क्रिकेट से, लता मंगेशकर को चुना गया था संगीत से, इलैयाराजा को चुना गया था संगीत से और रघुनाथ महापात्रा को चुना गया था शिल्प कला से, ठीक है। बाकी राज्यसभा सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एमंग मेल्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है। पहला आपका ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है पुडुचेरी। तो जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर था वो था आपका लक्षद्वीप का, ठीक है। लक्षद्वीप में पुरुष साक्षरता दर 96.11% दर्ज की गई थी, जो भारत में सबसे अधिक थी। और इसमें महिला साक्षरता दर कितना था 88.25%। और कुल साक्षरता दर कितना था 2011 के सेंसस के हिसाब से 92.28%। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। यहाँ की जनसंख्या 2011 में लगभग 64,474 थी। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द आर्किटेक्ट ऑफ द बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस इन इंडिया। भारत में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के वास्तुकार कौन थे। पहला आपका ऑप्शन है अल्बर्ट बैकर एंड स्मिथ, दूसरा है जूलियो सिमाओ एंड डोमिंगोस फर्नांडिस, तीसरा है जॉर्ज विटेट एंड जॉर्ज बुश और चौथा है विलियम इमर्सन। तो इसके जो वास्तुकार थे वो थे आपके जूलियो सिमाओ और डोमिंगोस फर्नांडिस, ठीक है। यह चर्च गोवा के ओल्ड गोवा में स्थित है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। इसकी निर्माण वर्ष थी 1594 ईस्वी में शुरू की गई थी और 1605 ईस्वी में इसे बनाकर पूरा किया गया था। इसके वास्तुकार जूलियो सिमाओ और डोमिंगोस फर्नांडिस थे। यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के 100 को रखा गया है, जिन्हें ईसाई धर्म में बहुत सम्मान प्राप्त है, ठीक है। यह चर्च बारोक स्थापत्य शैली में बना है। अगला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। पहला आपका ऑप्शन है आयरलैंड, दूसरा है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीसरा है जर्मनी और चौथा है अर्नस्टवाइल यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ। ये लिया गया था आपका पूर्व सोवियत संघ से, ठीक है, यानी यूएसएसआर से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51A में 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था
और इसकी प्रेरणा कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर से। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। ठीक है, उदाहरण राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, पर्यावरण की रक्षा करना, शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करना, ये सब क्या है? आपके मौलिक कर्तव्य। इन कर्तव्यों का पालन करना नागरिकों का नैतिक दायित्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सत्यशोधक समाज इन 1873? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? पहला आपका ऑप्शन है ज्योति राव गोविंद राव फूले, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा है राजा राम मोहन राय और चौथा है राधाकांत देव। ये आपका किया गया था ज्योति राव गोविंद राव फूले के द्वारा। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? पुणे महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य था नीचे समझे जाने वाले जातियों जैसे शूद्र, अतिशूद्र और महिलाओं को सामाजिक न्याय और शिक्षा दिलाना। और समाज का नारा इसका क्या था? सत्य की खोज करो, यानी सीक द ट्रूथ। ठीक है, यह संगठन ब्राह्मणवाद, जातिवाद और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ था। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने महिला शिक्षा और दलित शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला था। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। ठीक है, आपका सेट 1 दिया गया है और सेट 2 दिया गया है, इनको इनके संप्रदाय से आपको मैच करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका पहला ऑप्शन है, यानी कि जो पहला आपका दिया गया है नाथ मुनि, ये आपका संबंधित किससे थे? आपका श्री वैष्णव संप्रदाय से। ठीक है, और जो शंकराचार्य थे ये आपका संबंधित थे इससे अद्वैत से। ठीक है, और रामानुजन आपका विशिष्ट अद्वैत से। ठीक है, और निम्बार्क संबंधित है आपका सनक संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग रिवर विद देयर ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, आपके पहले लिस्ट में रिवर के नाम दिए गए हैं और दूसरे में इनके ट्रिब्यूटरीज का नाम, तो आपको मैच करना है इनके ट्रिब्यूटरी से। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका ट्रिब्यूटरी कौन है? तो ये है आपका दिबांग। ठीक है, 1 का हो जाएगा सी। और जो इंदस है इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यह चिनाब नदी। ठीक है, और यमुना का ट्रिब्यूटरी कौन है? यह है बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग रॉट द ऑटोबायोग्राफी अर्ध कथानक? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा अर्ध कथानक लिखी थी? पहला आपका ऑप्शन है वाल्मीकि, दूसरा है बनारसी दास, तीसरा है रस सुंदरी देवी और चौथा है नर्मद। ये आपका लिखा गया था बनारसी दास के द्वारा। यह हिंदी साहित्य की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। इसके लेखक थे बनारसी दास जैन, जिनका जन्म 1587 में आगरा में हुआ था। इसमें उन्होंने अपने जीवन के 55 वर्ष 1586 से लेकर 1641 ईस्वी का वर्णन किया है। यह रचना ब्रजभाषा में लिखी गई थी। इसमें सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का जीवंत चित्रण मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग रॉट द गणेशाज स्वीट टूथ? ठीक है, गणेशाज स्वीट टूथ किसने लिखी है? पहला आपका ऑप्शन है किरण देसाई, दूसरा है अमिताभ घोष, तीसरा है संजय पटेल एंड इमली हेंस और चौथा है अलका जोशी। ये आपका लिखा गया है संजय पटेल और एमिली हेंस के द्वारा। यह बच्चों की चित्रकला यानी इलस्ट्रेटेड स्टोरी बुक है। इसमें भगवान गणेश की एक काल्पनिक कहानी बताई गई है जो बच्चों में लोकप्रिय है। ठीक है, इसके लेखक संजय पटेल और सहलेखिका एमिली हेंस हैं। इसमें गणेश जी के दांत टूटने की कहानी को रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा से संबंधित है? पहला आपका आर्टिकल है 70, दूसरा है 61, तीसरा है 78 और चौथा है 73। ये आपका संबंधित है आर्टिकल नंबर 73। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा का उल्लेख है। यह शक्ति संसद और राष्ट्रपति दोनों से संबंधित है। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 162 में दी गई है। यदि कोई विषय कंकरेंट लिस्ट में आता है तो राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक उष्मीकरण को नियंत्रित करने का उपाय नहीं माना जाता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ मेजर टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग? पहला आपका ऑप्शन है ऊर्जा का दक्ष उपयोग यानी इफिशिएंटली यूजिंग एनर्जी, दूसरा है कटिंग डाउन यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना, तीसरा है रिडक्शन इन इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज यानी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी और चौथा है कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई करना।
तो जो इस ऑप्शन में से नहीं आता है वो आता है आपका वनों की कटाई करना, ठीक है, यानी कॉजिंग डिफॉरेस्टेशन। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का उपाय है नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना, दूसरा है पेड़ लगाना, तीसरा है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन घटाना, ठीक है। और वनों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन समस्या को और बढ़ा देता है, ठीक है। वनों की कटाई से वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन है 91वें संशोधन अधिनियम के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यानी कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स अलाउड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एज पर द 91st अमेंडमेंट एक्ट। पहला ऑप्शन है इसके लिए 12% होना चाहिए लोकसभा स्ट्रेंथ का, दूसरा है 10% होना चाहिए लोकसभा स्ट्रेंथ का, तीसरा है 15% होना चाहिए लोकसभा स्ट्रेंथ का और चौथा है 20% होना चाहिए लोकसभा स्ट्रेंथ का। ये आपका होना चाहिए 15% लोकसभा स्ट्रेंथ का, ठीक है। इसमें मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% निर्धारित की गई है, ठीक है। पहले मंत्रिपरिषद की कोई सीमा नहीं थी, यह प्रावधान भ्रष्टाचार और अत्यधिक मंत्रियों की नियुक्ति को रोकने के लिए लाया गया। इस संशोधन ने दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ को भी और सख्त बनाया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग अ फायरवॉल ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर पर फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला आपका ऑप्शन है टू इंक्रीज स्टोरेज स्पेस यानी भंडारण स्थान बढ़ाना, दूसरा है टू ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर, अनधिकृत प्रवेश को रोकना और कंप्यूटर की सुरक्षा करना, तीसरा है टू क्लीन अप टेम्पोररी फाइल्स यानी अस्थायी फाइलों को साफ करना और चौथा है टू स्पीड अप इंटरनेट कनेक्टिविटी को तेज करना। फायरवॉल है आपका, इसका आपका मुख्य कार्य होता है टू ब्लॉक अनऑथराइज एक्सेस एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर यानी कि अनधिकृत प्रवेश को रोकना और कंप्यूटर की सुरक्षा करना। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है, यह अनधिकृत एक्सेस यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। ये दो प्रकार के होता है, पहला होता है आपका हार्डवेयर फायरवॉल और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल, ठीक है। उदाहरण के तौर पर विंडोज डिफेंडर फायरवॉल क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर फायरवॉल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी में गैर लक्षित जीवों के लिए हानिकारक नहीं है, ठीक है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉक्सिक टू नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। आपका पहला ऑप्शन है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यानी जैविक उर्वरक, दूसरा है कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड, तीसरा है हर्बिसाइड यानी खरपतवारनाशी और चौथा है फंगिसाइड यानी कवकनाशी। ये है आपका जैविक उर्वरक, ठीक है। जैविक उर्वरक में क्या क्या आता है? जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट। यह मिट्टी के गैर लक्षित जीवों जैसे नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म के लिए हानिकारक नहीं होता है। इसके विपरीत जो कीटनाशक होता है, खरपतवारनाशी होता है और कवकनाशी होता है, यह मिट्टी की गुणवत्ता को बिगाड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पीसीबी का पूरा नाम क्या है? पहला आपका ऑप्शन है प्रोसेसिंग सर्किट बोर्ड, दूसरा है पेरिफेरल कनेक्शन बस, तीसरा है प्राइमरी कंट्रोल बोर्ड और चौथा है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में उपयोग होने वाला बोर्ड है जिस पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर, आईसीज लगे होते हैं। यह सिग्नल ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। पीसीबी के बिना कोई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई सबसे अधिक है, ठीक है। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है कश्मीर, तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। ये है आपका कश्मीर में। कश्मीर क्षेत्र में हिमालय की चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर तक की है, सिक्किम में लगभग 200 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 400 किलोमीटर है, ठीक है। कश्मीर में हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां मिलती हैं। पहला ग्रेटर हिमालय जिसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, दूसरा लेसर हिमालय जिसे हिमाचल के नाम से जाना जाता है और तीसरा शिवालिक श्रेणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफिशियल इन द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीस एंड वार मैटर। गुप्त प्रशासन में शांति और युद्ध संबंधी मामलों के लिए कौन सा अधिकारी जिम्मेदार था? पहला आपका ऑप्शन है विषयपति, दूसरा है संधि विग्रहिक, तीसरा है महापत्रिहार और चौथा है महादंडनायक। ये आपका संबंधित संधि विग्रहिक, ठीक है। गुप्त प्रशासन में संधि विग्रहिक युद्ध और शांति समझौता का अधिकारी था। यह आधुनिक विदेश मंत्री जैसे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं उनके समान था, ठीक है।
गुप्त प्रशासन बहुत संगठित था। इसमें महादंडनायक को न्यायाधिकारी के जाना जाता था, विषयपति को जिलाधिकारी के तौर पे जाना जाता था और महाप्रतिहार को दरबान प्रमुख के तौर पे जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रिंट सेटिंग में कोलेशन विकल्प का क्या उद्देश्य होता है। पहला आपका ऑप्शन है टू प्रिंट ऑल द पेजेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज अ सेट, दस्तावेज के सभी पृष्ठों को एक सेट के रूप में प्रिंट करना। दूसरा है टू सेलेक्ट अ कस्टम प्रिंट रेंज यानी कस्टम प्रिंट रेंज का चयन करना। तीसरा है टू एडजस्ट द पेज ओरिएंटेशन समायोजित करना। और चौथा है टू चेंज द प्रिंटर सिलेक्शन प्रिंटर चयन बदलना। कोलेशन विकल्प का उद्देश्य होता है टू प्रिंट ऑल द पेजेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट एज अ सेट। ठीक है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी दस्तावेज में 10 पेज हैं तो हमें 3 कॉपी प्रिंट करनी है तो कोलेट करने पर मिलेगा सेट 1 में 1 से 10, सेट 2 में 1 से 10 मिलेगा और सेट 3 में 1 से 10 मिलेगा। ठीक है। बिना कोलेशन को प्रिंट होगा तो एक साथ जैसे 3 कॉपियां करना है तो एक ही पेज को 3 बार करेगा, फिर सेकंड पेज को 3 बार करेगा, ऐसे करके देगा। अगला क्वेश्चन है द रुद्र वीणा इज प्रीडोमिनेंटली एसोसिएटेड विथ विच जेनर ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। रुद्र वीणा मुख्यतः हिंदुस्तानी संगीत की किस शैली से संबंधित है। पहला आपका ऑप्शन है ठुमरी, दूसरा है ध्रुपद, तीसरा है ख्याल और चौथा है गजल। ये आपके संबंधित है ध्रुपद से। ठीक है। रुद्र वीणा जिसे बीना भी कहा जाता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्राचीनतम वाद्य यंत्रों में से एक है। यह वाद्य यंत्र विशेष रूप से ध्रुपद शैली में प्रयोग होता है जो शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी और गंभीर शैली मानी जाती है। रुद्र वीणा का संबंध भगवान शिव से जोड़ा जाता है और इसे शिव की वीणा भी कहा जाता है। ध्रुपद गायन में रुद्र वीणा का प्रयोग मुख्य रूप से आलाप और जोर भागों में किया जाता है जो संगीत की गहरी और ध्यान मग्न धारा को प्रस्तुत करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम और सल्फेट आयनों से बने यौगिक का सही रासायनिक सूत्र है। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय अल्युमिनियम एंड सल्फेट आयंस। पहला आपका ऑप्शन है AlSO4 का होल थ्राइस, दूसरा है Al2SO4, तीसरा है Al2SO4 का होल थ्राइस और चौथा है Al3SO4 का होल ट्वाइस। जो सही है ये है आपका Al2 और SO4 का होल थ्राइस। ठीक है। यह यौगिक अल्युमिनियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है। यह रासायनिक यौगिक विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में जैसे पानी की शुद्धता, रंग निर्माण और कागज उद्योग में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिफेक्ट ऑफ विजन अकर्स ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स विथ एज। उम्र बढ़ने के साथ सिलियरी मांसपेशी की कमजोरी के कारण कौन सा नेत्र दोष उत्पन्न होता है। पहला आपका ऑप्शन है एस्टिग्मेटिज्म, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा है मायोपिया और चौथा है प्रिस्बायोपिया। ठीक है। ये आपका होता है प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया एक सामान्य नेत्र दोष है जो उम्र बढ़ने के साथ होता है, विशेषकर 40 वर्ष के बाद। इसमें आँख की लेंस की लचीलापन कम हो जाता है जिससे पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखना कठिन हो जाता है। इसका उपचार चश्मे या संपर्क लेंस के माध्यम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में एक नया कॉलम डालने का सही तरीका कौन सा है। पहला आपका ऑप्शन है गो टू होम टैब पर जाएं, फिर उसके बाद इंसर्ट में जाएं, तब इंसर्ट शीट कॉलम करें। सेकंड है गो टू फाइल्स, उसके बाद न्यू पर जाएं, तब कॉलम इंसर्ट करें। थर्ड है यूज कंट्रोल+Z यानी कंट्रोल+Z का यूज करें कॉलम इंसर्ट करने के लिए। और चौथा है प्रेस कंट्रोल+X एंड देन इंसर्ट। कंट्रोल+X दबाएं उसके बाद इंसर्ट दबाएं। तो जो सही तरीका है आपका वो है पहले होम पर जाएं, फिर इंसर्ट में जाएं, तब इंसर्ट शीट कॉलम करें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को अपनी नवीन विशेषताएं कहा जबकि ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे संविधान की आत्मा कहा। ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है DPSP, दूसरा है फंडामेंटल राइट, तीसरा है प्रियम्बल यानी प्रस्तावना और चौथा है फंडामेंटल ड्यूटीज। ये कहा गया था DPSP को। ठीक है। DPSP कहाँ है भाग 4 में है आपके। अगला क्वेश्चन है जब कंप्यूटर को स्लीप मोड में डाला जाता है तो क्या होता है। पहला आपका ऑप्शन है इट शट डाउन कम्प्लीटली, यह पूरी तरह बंद हो जाता है। दूसरा है इट स्टोर डाटा ऑन द हार्ड ड्राइव एंड पावर्स ऑफ, यह डेटा हार्ड ड्राइव में संग्रहित करता है और बंद हो जाता है। थर्ड है इट री स्टार्ट ऑटोमेटिकली आफ्टर फ्यू मिनट्स, यह कुछ मिनटों बाद स्वतः पुनः चालू हो जाता है। और चौथा है इट कीप्स द सेशन एक्टिव इन रैम व्हाइल यूजिंग मिनिमल पावर, यह सत्र को रैम में सक्रिय रखता है और न्यूनतम ऊर्जा का प्रयोग करता है।
तो ये क्या करता है, इट कीप्स द सेशन एक्टिव इन रैम व्हाइल यूजिंग मिनिमल पावर, ठीक है। यह सत्र को रैम में सक्रिय रखता है और न्यूनतम ऊर्जा का उपयोग करता है, ठीक है। स्लीप मोड में कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो जाती है लेकिन रैम में सभी डेटा सक्रिय रहते हैं। यह मोड ऊर्जा की बचत करता है और उपयोगकर्ता को जल्दी से काम फिर से शुरू करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि की प्रथा डैश में प्रचलित है, ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, दूसरा है उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट, तीसरा है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व और चौथा है साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। झूम खेती आपकी जो प्रचलित है, ये प्रचलित है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व में, ठीक है। झूम कृषि को स्वचालित खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में प्रचलित है, ठीक है। इसमें किसान जंगल की भूमि की एक सीमा को साफ कर फसल उगाने के बाद दूसरी भूमि पर स्थानांतरित हो जाते हैं। यह कृषि पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल मानी जाती है लेकिन अत्यधिक झूम खेती से वनस्पति को नुकसान पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है जो बताता है कि हवा वाले दिन कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं। पहला आपका ऑप्शन है हवा पानी के अणुओं का तापमान कम कर देता है, दूसरा है हवा कपड़ों के आसपास के जलवाष्प को हटा देती है, तीसरा है हवा कपड़ों के आसपास आर्द्रता बढ़ा देती है यानी विंड इंक्रीज द ह्यूमिडिटी अराउंड द क्लोथ, और चौथा है विंड रिड्यूस द सरफेस एरिया ऑफ द क्लोथ यानी हवा कपड़ों का सतही क्षेत्रफल घटा देती है। ये क्या करता है, विंड रिमूव्स द वाटर वेपर फ्रॉम द क्लोथ सराउंडिंग, ठीक है। कपड़े से पानी का वाष्पीकरण तेज होता है जब हवा सतह पर जमी नमी को हटाती है। हवा की गति जितनी अधिक होगी कपड़े उतने ही तेज सूखेंगे। हवा नमी को बढ़ाती नहीं है बल्कि स्थानीय आर्द्रता को कम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उग्रवादियों का मुख्य उद्देश्य क्या था। व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। आपका पहला ऑप्शन है पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना, दूसरा है भारत में ब्रिटिश वस्तुओं का प्रचार करना, तीसरा है विधायी परिषदों का विस्तार करना और चौथा है सामाजिक सुधार लाना। इनका मेन मोटो था आपका पूर्ण स्वतंत्रता यानी पूर्ण स्वराज प्राप्त करना, ठीक है। उग्रवादी नेता में यानी एक्सट्रीमिस्ट नेता में कौन कौन से, लाल बाल पाल यानी बिपिन चंद्र पाल, लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उग्रवादियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्यवाही और विद्रोहों को बढ़ावा दिया। उनका मुख्य लक्ष्य 1905 से 1915 तक स्वतंत्रता की प्राप्ति था। अगला क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 कैटेगराइज्ड इंडस्ट्रीज इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प ने उद्योगों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया। पहला आपका ऑप्शन है 5, दूसरा है 3, तीसरा है 9 और चौथा है 7। ये आपका वर्गीकृत किया गया था 3 पार्ट में, ठीक है। पहला था आपका केंद्रीय सरकार के तहत नियामक उद्योग जैसे कि रक्षा और भारी उद्योग, दूसरा था आपका सरकार और निजी क्षेत्र दोनों कर सकते हैं जैसे कि रासायनिक और धातु उद्योग, और तीसरा था पूरी तरह से निजी क्षेत्र के लिए उद्योग जैसे कि हल्के उद्योग और उपभोक्ता वस्तुएं, ठीक है। यह नीति औद्योगिक विकास को संतुलित और योजनाबद्ध बनाने के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों को संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार देता है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं देता है। पहला आपका आर्टिकल है 88, दूसरा है 78, तीसरा है 53 और चौथा है 77। तो ये है आपका अनुच्छेद 88। यह भारतीय संविधान का भाग 3 यानी संसदीय कार्यवाही से संबंधित है। मंत्री सदन में विचार और चर्चा में भाग ले सकते हैं लेकिन वे वोट नहीं डाल सकते हैं। इससे कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन बनाए रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश के लोग चिपको आंदोलन के संचालन में प्रसिद्ध रूप से शामिल थे। पहला आपका ऑप्शन है गुजरात राज्य के, दूसरा है दिल्ली के, तीसरा है गढ़वाल हिमालय साइड के और चौथा है असम के। तो ये थे आपके मुख्यतः गढ़वाल हिमालय के। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में हुआ था। महिलाओं ने पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर विरोध किया। यह आंदोलन वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए ऐतिहासिक था, ठीक है। इसके बाद वन संरक्षण कानून और नीति में सुधार हुआ। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू कोवैलेंट कंपाउंड्स जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक समानता कम क्यों होता है, ठीक है।
तो पहला इसके लिए ऑप्शन है दे कंटेन मेटालिक बॉन्ड्स, यानी इनमें धात्विक बंध होते हैं। दूसरा है दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, इनमें प्रबल वैद्युत स्थैतिक बल होते हैं। तीसरा है दे हैव अ रिजिड लैटिस स्ट्रक्चर, इनमें कठोर जाली संरचना होती है। और चौथा है दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, यानी इनमें कमजोर अणु अंतर बल होते हैं। तो इसलिए कम होता है क्योंकि दे हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, यानी कि इनमें कमजोर अणु अंतर बल होते हैं। ठीक है। सहसंयोजक यौगिकों यानी कोवैलेंट कंपाउंड्स में आणविक स्तर पर केवल इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं, जिससे लिंकेज कम मजबूत होती है। उदाहरण के तौर पर CO2, CH4, H2O। ठीक है। इन्हें आसानी से पिघलाया और उबाला जा सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जलीय परितंत्र में जैव आवर्धन की घटना का अध्ययन किसके मामले में सबसे अच्छा किया जा सकता है? इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम द फेनोमेना ऑफ बायोमैग्निफिकेशन कैन बेस्ट बी स्टडीड इन द केस ऑफ। पहला आपका ऑप्शन है फॉस्फेट, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ऑर्गेनोक्लोरीन और चौथा है DDT। किया जा सकता है DDT के केस में। ठीक है। DDT एक ऑर्गेनोक्लोरीन कीटनाशक है। यह जैव आवर्धन यानी बायोमैग्निफिकेशन के कारण खाद्य श्रृंखला में ऊपर की ओर बढ़ता है। ठीक है। जलीय जीव जैसे मछली, पक्षी, मानव में DDT का साधारण बढ़ जाता है। इससे कारण पर्यावरण और स्वास्थ्य की गंभीर खतरा होती है। अगला क्वेश्चन है किसी दस्तावेज में पाठ या ग्राफिक्स को स्थानांतरित करने के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? पहला आपका ऑप्शन है F2, दूसरा है F1, तीसरा है F12 और चौथा है आपका F5। तो ये है आपका F2। F2 कुंजी का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और अन्य एप्लीकेशन में संपादन के लिए भी किया जाता है। इसे दबाकर आप सेल या टेक्स्ट को सीधे एडिट मोड में डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक शिल्पकार संघ नहीं था? पहला आपका ऑप्शन है ज्योतिषी, दूसरा है कुम्हार, तीसरा है बढ़ई और चौथा है साहूकार और व्यापारी। ये है आपका एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी। मौर्यकाल में प्रमुख शिल्पकार संघ कुम्हार था, बढ़ई था और साहूकार व्यापारी थे। ठीक है। ज्योतिषी धार्मिक और सरकारी मामलों में सलाहकार होते थे, लेकिन शिल्पकार संघ का हिस्सा नहीं होते थे। यह काल 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक फैला और कला, उद्योग और व्यापार में महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को जीवनदायी प्रावधान कहा था? ठीक है। पहला आपका ऑप्शन है इसके लिए आइवर जेनिंग्स, दूसरा है BR अम्बेडकर, तीसरा है HM सिरोवे और चौथा है LM सिंहवी। ये कहा गया था आपका LM सिंहवी के द्वारा। ठीक है। LM सिंहवी एक प्रसिद्ध भारतीय न्यायविद और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने वाले मूलभूत साधन के रूप में देखा था। ठीक है। ये तत्व सरकार को मार्गदर्शन देते हैं ताकि सामाजिक कल्याण, समानता और मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को संसद के किस सदन को भंग करने की शक्ति है? पहला आपका ऑप्शन है केवल लोकसभा, दूसरा है राज्य विधानसभा, तीसरा है दोनों राज्यसभा और लोकसभा और चौथा है केवल राज्यसभा। ये है शक्ति भंग करने का केवल लोकसभा को। ठीक है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पर इसे अग्रिम रूप से भंग कर सकते हैं। इसका उद्देश्य संसदीय बहुमत और स्थिर सरकार सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए स्वर लिपि प्रणाली विकसित की? पहला आपका ऑप्शन है पंडित रविशंकर, दूसरा है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और चौथा है उस्ताद अमजद अली खान। ये हैं आपके पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। ठीक है। पंडित भातखंडे ने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नोटेशन का विकास किया। उन्होंने संगीत को संगीत शास्त्र के आधार पर व्यवस्थित और दस्तावेजीकृत किया। ठीक है। उनके योगदान से संगीत शिक्षा में संगीत की संरचना और अभ्यास में आसानी हुई। भातखंडे अकादमी लखनऊ में उनके नाम पर स्थापित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल फंक्शन किसी संख्यात्मक मान को एक विशेष प्रारूप वाले पाठ में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी which of the following MS Excel function is used to convert a numeric value into a text with a specific format? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है नंबर O टेक्स्ट और ब्रैकेट, दूसरा है वैल्यू ब्रैकेट, तीसरा है
फॉर्मेट ब्रैकेट और चौथा है टेक्स्ट ब्रैकेट। ये आपका यूज होता है टेक्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि टेक्स्ट और ब्रैकेट में इसको लिख देंगे कि इस चीज़ को हमको इस फॉर्मेट में लिखना है, तो हमें इस फॉर्मेट में लिख कर दे देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? पहला आपका ऑप्शन है 1984, दूसरा है 1992, तीसरा है 1986 और चौथा है 1972। ये आपका लागू हुआ था वर्ष 1986 में। यह अधिनियम भारत में पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए बनाया गया। इसका उद्देश्य वायु, जल और भूमि के प्रदूषण को रोकना और पर्यावरणीय अपराधों पर नियंत्रण करना है। इसके तहत पर्यावरणीय मानक निर्धारित करना और निगरानी करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है 1968 में पर्यावरण के साथ मानव की पारस्परिक क्रियाओं पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित करने का विचार किस देश ने प्रस्तुत किया? पहला आपका ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, दूसरा है कनाडा, तीसरा है फ्रांस और चौथा है स्वीडन। ये विचार किया गया था स्वीडन के द्वारा। स्वीडन ने 1968 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट का प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। इस प्रस्ताव के बाद 1972 में स्टॉकहोम में पहला यूएन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था। अगला क्वेश्चन है वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ गया है? पहला आपका ऑप्शन है 0.8 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 0.7 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 0.6 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये आपका बढ़ गया है 0.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यह आंकड़ा 20वीं शताब्दी के औसत तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। इसका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, औद्योगिकरण और वन कटाई। इसका प्रभाव क्या है? ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि और मौसम की असमानताएं। अगला क्वेश्चन है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा पुल निर्मित है? पहला आपका ऑप्शन है ढोला सदिया पुल, दूसरा है हावड़ा ब्रिज, तीसरा है महात्मा गांधी सेतु और चौथा है पंबन ब्रिज। तो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो ब्रिज है ये है आपका ढोला सादिया पुल। ढोला सादिया पुल असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई लगभग 9.15 किलोमीटर है, ठीक है। यह परिवहन और सैन्य रणनीति दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की सामान्यता अभिविन्यास दिशा क्या है? यानी व्हाट इज द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ द हिमालयन रेंजेस इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? पहला आपका ऑप्शन है ईस्ट साउथ यानी पूर्व दक्षिण, दूसरा है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट यानी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और तीसरा है साउथ नॉर्थ से यानी कि दक्षिण से उत्तर और चौथा है नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो ये है आपका नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। उत्तर पश्चिम हिमालय में मुख्य पर्वत श्रृंखला है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के हिस्से। यह दिशा पानी की धारा, नदियों और भौगोलिक संरचना को प्रभावित करती है। इससे मौसम और हिमनद की दिशा निर्धारित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश द बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर? निम्नलिखित में से किसने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की? पहला आपका ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा है बीजी तिलक और चौथा है आचार्य पीसी राय। इसका स्थापना किया गया था आचार्य पीसी राय के द्वारा, ठीक है। आचार्य प्रमोद चंद्र राय यानी कि प्रफुल्ल चंद्र राय एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की। यह कंपनी स्वदेशी उद्योग और रसायन विज्ञान के लिए क्षेत्र में भारत की पहली पहल थी। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा दिया, ठीक है। Which of the following is true for a car running at a constant acceleration on a uniform straight road? समान गति वाले सीधे मार्ग पर निरंतर त्वरण से चल रही कार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है कार का त्वरण शून्य है यानी एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज जीरो, दूसरा है वेलोसिटी ऑफ द कार इज जीरो यानी कार का वेग शून्य है, तीसरा है एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग यानी कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है और चौथा है वेलोसिटी ऑफ द कार इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग यानी कार का वेग लगातार बदल रहा है। जब कोई भी कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट रोड पे चल रही है, इसका मतलब जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट है। इसका मतलब कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो उसमें क्या होता है वेलोसिटी ऑफ द कार इज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब वेलोसिटी जो कार की होगी वो भी कांस्टेंट होगी क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं?
V इक्वल टू U प्लस AT के द्वारा, जहाँ U क्या है आपका आरंभिक यानी इनिशियल वेलोसिटी है, A क्या है एक्सेलरेशन है, T टाइम है, ठीक है, और V जो क्या है फाइनल वेलोसिटी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज UNHRC स्टैंड फॉर। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कैपिटल रिसर्च यानी संयुक्त राष्ट्र मानव पूंजी अनुसंधान। दूसरा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटी कमेटी फॉर रिफ्यूजीज यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी मानवता समिति। तीसरा है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। और चौथा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमैनिटी कमीशन फॉर रिफ्यूजीज यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी मानवता आयोग। UNHRC का जो फुल फॉर्म है ये होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ठीक है, यानी संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1950 में, और इसका मुख्य उद्देश्य था युद्ध, उत्पीड़न आदि की वजह से विस्थापित हुए शरणार्थियों को रक्षा कानून की रक्षा और पुनर्स्थापन सहायता देना है, ठीक है। UNHRC को नोबेल पीस प्राइज शांति के लिए नोबेल इसे मिल चुका है और ये 2 बार मिल चुका है, पहली बार 1954 में और दूसरी बार 1981 में, ठीक है। यह एजेंसी विशेष रूप से विदेशों में शरणार्थियों, स्टेटलेस लोगों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को मदद करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन अर्थ इन टर्म्स ऑफ मास एंड फुटप्रिंट। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पृथ्वी पर द्रव्यमान और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा माना जाता है? पहला आपका ऑप्शन है ओहोस डेल सलाडो, दूसरा है माउंट वेसुवियस, तीसरा है टामू मैसिक और चौथा है मौना केया। ये है आपका टामू मैसिव, ठीक है। टामू मैसिव को एक विशाल समुद्री सिल्ट ज्वालामुखी माना जाता है जिसे 2013 में लार्जेस्ट नोन सिंगल वोल्केनो ऑन अर्थ के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यह लगभग 1,20,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है जो न्यू मैक्सिको राज्य जितना बड़ा है, लेकिन नवीनतम अध्ययनों से इस दावे पर संदेह जताया है कि वास्तव में यह एक सिंगल वोल्केनो है या कई ज्वालामुखियों का समूह है। इसकी चोटी समुद्र तल से लगभग 6,500 फीट नीचे स्थित है। यह लगभग 145 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है और काफी समय पहले निष्क्रिय हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिटरमाइन द हेल्थ ऑफ अ वाटर बॉडी व्हाट इज मेजर्ड। किसी जल निकाय की स्वास्थ्य स्थिति जानने के लिए क्या मापा जाता है? पहला आपका ऑप्शन है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, दूसरा है डिजॉल्व्ड फ्लोरीन, तीसरा है डिजॉल्व्ड मीथेन और चौथा है डिजॉल्व्ड कैल्शियम। ये मापा जाता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी घुली हुई ऑक्सीजन के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज ऑल्सो नोन एज द स्ट्रेंजर गैस। निम्नलिखित में से किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? पहला आपका ऑप्शन है जिनोन, दूसरा है नियोन, तीसरा है क्रिप्टॉन और चौथा है आर्गन। ये कहा जाता है आपका जिनोन को, ठीक है। जिनोन एक जड़ यानी इनर्ट गैस है और रेयर गैस यानी दुर्लभ गैस श्रेणी में आती है, ठीक है। स्ट्रेंजर गैस शब्द कभी कभी स्ट्रेंज गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक अनौपचारिक नाम है, सामान्यतः वैज्ञानिक संदर्भों में इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। और जेनॉन का उपयोग कहाँ होता है? प्रकाश स्रोतों में, फ्लैशलाइट ट्यूबों में और चिकित्सा इमेजिंग यानी MRI के इलेक्ट्रॉन हैवी गैस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना वॉज स्टार्टेड विथ इफेक्ट फ्रॉम डैश। जवाहर रोजगार योजना कब से लागू हुई? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है 1 अप्रैल 1977, दूसरा है 1 अप्रैल 1998, तीसरा है 1 अप्रैल 2012 और चौथा है 1 अप्रैल 1989। ये आपका स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1989 को। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1989 को की गई थी। यह योजना नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को मिलाकर बनाई गई थी। इस योजना का लक्ष्य था ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अंडर एम्प्लॉयड लोगों को रोजगार देना और ग्रामीण बुनियादी ढांचा बनाना। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 80-20 के अनुपात में थी, ठीक है। बाद में 1 अप्रैल 1999 से जवाहर रोजगार योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में पुनर्गठित किया गया और फिर बाद में इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में विलय किया गया। अगला क्वेश्चन है प्रणहिता इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर कन्वेइंग द कंबाइंड वाटर ऑफ द पेनगंगा रिवर, डैश रिवर एंड द वेनगंगा रिवर। प्रणहिता गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो पेनगंगा नदी, डैश नदी और वेनगंगा नदी के संयुक्त जल को लेकर बहती है। पहला आपका ऑप्शन है वर्धा, दूसरा है कोयना, तीसरा है ताप्ती, चौथा है उल्लास। ये है आपकी वर्धा रिवर, ठीक है।
प्रणहिता नदी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और वह पेनगंगा, वर्धा और वैनगंगा नदियों के पानी को ले जाती है। वर्धा नदी मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है द मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड इन। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित? पहला आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है पंजाब। ये आपका स्थित है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु के मदुरई में ये स्थित है। यह मंदिर अक्सर मीनाक्षी अम्मान मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह एक बहुत प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है, ठीक है। यह मंदिर सुंदर वास्तुकलात्मक मूर्ति और विस्तृत सजावट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहिनी अट्टम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ डैश। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, तो ये है आपका केरल राज्य का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्योटो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन डैश। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? पहला आपका ऑप्शन है दिसंबर 1994 में, दूसरा है दिसंबर 1997 में, तीसरा है दिसंबर 2000 में और चौथा है दिसंबर 2004 में। ये आयोजित किया गया था दिसंबर 1997 में, ठीक है। क्योटो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में हुआ था। उसी सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल नामक अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाया गया जिससे विकसित देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य दिया गया। हालांकि यह प्रोटोकॉल तत्काल प्रभाव में नहीं आया, इसे 2005 में तभी लागू किया गया था जब आवश्यक देशों ने इसे स्वीकार किया और आवश्यक हिस्सेदारी यानी CO2 उत्सर्जन हिस्सेदारी पूरी हुई, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि 2008 से 2012 थी। अगला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द अर्थ सरफेस मूविंग फ्रॉम द सरफेस इज। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते समय वायुमंडल की परतों का क्रम क्या है? ये होता है पहले आपका ट्रोपोस्फियर, तब स्ट्रेटोस्फियर, तब मेसोस्फियर, तब थर्मोस्फियर, उसके बाद होता है आपका एक्सोस्फियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मैमल स्पेसीज टू बी वाइप्ड आउट बाय ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने वाली पहली स्तनधारी प्रजाति कौन सी है? पहला आपका ऑप्शन है ध्रुवीय भालू, दूसरा है बाघ, तीसरा है ब्रैम्बल के मेलोमिस और चौथा है हिम तेंदुआ। तो ये है आपका ब्रैम्बल के मेलोमिस, ठीक है। यह एक छोटा कृंतक यानी रोडेंट था जो ऑस्ट्रेलिया के ब्रैम्बल के द्वीप पर पाया जाता था। 2016 में वैज्ञानिकों ने इसे क्लाइमेट चेंज से विलुप्त घोषित किया क्योंकि समुद्र के बढ़ते स्तर ने इसका आवास नष्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलमाटी डैम इज अ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑन द रिवर डैश। अलमाटी बांध किस नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है? ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है कृष्णा, दूसरा है यमुना, तीसरा है कावेरी और चौथा है गोदावरी। तो ये आपका है कृष्णा, ठीक है। अलमट्टी बांध कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह कृष्णा नदी पर निर्मित कृष्ण जल विद्युत परियोजना का प्रमुख हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है और डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डीवीडी किसका उदाहरण है? पहला आपका ऑप्शन है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस का, दूसरा है आउटपुट डिवाइस, तीसरा है हार्ड डिस्क और चौथा है ऑप्टिकल डिस्क। तो डीवीडी हिस्सा है ये है आपका ऑप्टिकल डिस्क का, ठीक है। और डीवीडी का पूर्ण रूप क्या था, पूरा नाम क्या है? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है। इसमें डेटा लेजर तकनीक से स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंडियाज फर्स्ट लूनार मिशन। निम्नलिखित में से भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? पहला आपका ऑप्शन है इसके लिए आदित्य, दूसरा है अवतार, तीसरा है चंद्रयान 1 और चौथा है एस्ट्रोसैट। ये था आपका चंद्रयान 1, ठीक है। इसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इसने चंद्रमा पर पानी के अणुओं को खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लोसूंग फेस्टिवल एनुअली हेल्ड। लोसूंग पर्व किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? पहला आपका ऑप्शन है नागालैंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है सिक्किम और चौथा है उत्तराखंड। तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है सिक्किम राज्य में, ठीक है। यह त्यौहार सिक्किम में भूटिया समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह दिसंबर महीने में मनाया जाता है और इसे कृषि पर्व भी माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एज एनविसेस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? पहला आपका ऑप्शन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा,
और तीसरा है द मेंबर ऑफ राज्यसभा यानी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, और चौथा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इनका चयन किया जाता है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है। उपराष्ट्रपति भारत का राज्यसभा का पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, और इसकी कार्यकाल कितनी होती है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन डैश मेंबर्स चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन ओनली फ्रॉम टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। लोकसभा में राज्यों की क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा अधिकतम कितने सदस्य चुने जाते हैं? पहला आपका ऑप्शन है 550, दूसरा है 518, तीसरा है 530 और चौथा है 525। ये टोटल चुने जा सकते हैं 530, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सीमा 552 सदस्य है, जिनमें 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित एंग्लो इंडियन समुदाय से। यह प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एंग्लो इंडियन का प्रावधान था, ये 104 अमेंडमेंट 2020 में इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है डैश इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कोड दैट कैन बी अप्लाइड आफ्टर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैज बीन इंस्टॉल्ड टू करेक्ट एन इशू विद दैट प्रोग्राम। डैश एक सॉफ्टवेयर कोड होता है जिसे किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम की समस्या को ठीक करने के लिए लागू किया जाता है। पहला आपका ऑप्शन है ट्यूटोरियल, दूसरा है एफएक्यू यानी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, तीसरा है पैच और चौथा है वर्जन यानी संस्करण। ये होता है आपका पैच, ठीक है। सॉफ्टवेयर पैच छोटे छोटे अपडेट होते हैं जो किसी प्रोग्राम की बग या सुरक्षा खामियों को दूर करते हैं। यह सॉफ्टवेयर की सुरक्षा और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज बाइकॉटेड। 1927 का साइमन कमीशन क्यों बहिष्कृत किया गया था? इसके लिए पहला आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में, दूसरा है क्योंकि आयोग से भारतीयों को बाहर रखा गया था, तीसरा है सर जॉन साइमन की नियुक्ति के विरोध में और चौथा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। इसको बहिष्कार यानी बाइकॉट इसलिए किया गया था क्योंकि आयोग से भारतीयों को बाहर रखा गया था, ठीक है। इंडियंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में भारत के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किया गया था। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसी कारण पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लाला लाजपत राय ने लाहौर में इस आयोग के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया और पुलिस लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जस्टिस एपी शाह कमेटी वॉज सेटअप टू वर्क ऑन द डिस्प्यूट रिगार्डिंग ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स इन केजी बेसिन बिटवीन ओएनजीसी एंड डैश। न्यायमूर्ति एपी शाह समिति को केजी बेसिन में तेल और गैस ब्लॉकों को लेकर ओएनजीसी और डैश के बीच विवाद पर कार्य करने हेतु गठित किया गया था। पहला आपका ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, दूसरा है इसार ऑयल, तीसरा है हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और चौथा है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो डिस्प्यूट था ये ओएनजीसी और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के बीच में था, ठीक है। ओएनजीसी ने आरोप लगाया था कि रिलायंस की केजी D6 ब्लॉक से गैस उसके ब्लॉक में रिसाव यानी माइग्रेशन करके निकाली जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स इज लोकेटेड इन डैश। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? पहला आपका ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है वेस्ट बंगाल। तो इसका जो गठन किया गया था और लोकेटेड है ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। यह कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी और इसका नाम महान भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा के नाम पर रखा गया। यह संस्था परमाणु भौतिकी और मूलभूत विज्ञान अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट इन। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार बना? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है अप्रैल 2010, दूसरा है अप्रैल 2004, तीसरा है अप्रैल 2008 और चौथा है अप्रैल 2012। तो ये आपका जो बना था अप्रैल 2010 में, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। इसे अधिकार रूप से 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य नहीं है?
पहला आपका ऑप्शन है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। दूसरा है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्धि धरोहर का सम्मान और संरक्षण करना। तीसरा है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबेल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम्स, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। और तीसरा है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, यानी लोक चुनाव में मतदान करना। ये था आपका जो नहीं है फंडामेंटल ड्यूटी, ये है टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, यानी लोक चुनाव में मतदान करना। ठीक है। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मतदान करना संवैधानिक अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, परंतु यह मौलिक कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन अ फूड चेन, खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसकी संख्या सबसे अधिक होती है। पहला आपका ऑप्शन है सेकेंडरी कंज्यूमर यानी द्वितीय उपभोक्ता। दूसरा है प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। तीसरा है डिकम्पोजर्स यानी अपघटक और चौथा है प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक। तो ये है आपका प्रोड्यूसर्स यानी उत्पादक। ठीक है। खाद्य श्रृंखला का आधार उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे हरे पौधे और शैवाल। दूसरा है ये सूर्य से ऊर्जा लेकर भोजन तैयार करते हैं, इनकी संख्या सबसे अधिक होती है क्योंकि इन्हीं पर पूरी श्रृंखला निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स इज हेडक्वार्टर्ड इन डैश, रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन का मुख्यालय कहाँ है। पहला आपका ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है स्वीडन और चौथा है डेनमार्क। ये आपका है नीदरलैंड में। ठीक है। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। यह संगठन 1997 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के अंतर्गत स्थापित हुआ। इसे 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। अगला क्वेश्चन है इन 1930 द फर्स्ट फेज ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच द सॉल्ट सत्याग्रह बिगेन विथ महात्मा गांधीज मैराथन मार्च फ्रॉम डैश, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण अर्थात नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी की पदयात्रा डैश से शुरू हुई। पहला आपका ऑप्शन है साबरमती, दूसरा है डांडी, तीसरा है बॉम्बे और चौथा है दिल्ली। तो ये शुरू हुआ था साबरमती से। ठीक है। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 78 साथियों के साथ नमक यात्रा शुरू की। 24 दिन बाद वे 6 अप्रैल को गुजरात के दांडी पहुंचे और समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जिनेवा सेकंड कॉन्फ्रेंस वाज अ यूनाइटेड नेशन बैक्ड इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस ऑन द फ्यूचर ऑफ डैश, जिनेवा सेकंड सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था जो डैश के भविष्य पर केंद्रित था। पहला आपका ऑप्शन है ईरान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है इराक और चौथा है सीरिया। तो ये है सीरिया। ठीक है। यह सम्मेलन जनवरी 2014 में स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। इसका उद्देश्य सीरिया के गृह युद्ध को समाप्त करने और राजनीतिक समाधान खोजने का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी गीगाबाइट्स मेक अ टेराबाइट, एक टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं। पहला आपका ऑप्शन है 128, दूसरा है 16, तीसरा है 256 और चौथा है 1024। एक टेराबाइट में कितने 1024 गीगाबाइट होते हैं। ठीक है। लगभग 1 लाख करोड़ बाइट। अगला क्वेश्चन है फॉर अ कंप्यूटर बिट स्टैंड फॉर, कंप्यूटर में बीआईटी का पूरा रूप क्या है। पहला आपका ऑप्शन है बाइनरी डिजिट, दूसरा है बिल्ट इन इंटीजर, तीसरा है बाइनरी टास्क और चौथा है बाइनरी इंटीजर ट्रांसफर। ये होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है। जो कि होता है 0 और 1 के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल टेक्स प्लेस, निम्नलिखित में से किस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। ठीक है। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम, जब इसे लाइट गुजरती है तब। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है ग्लास टू डायमंड, दूसरा है डायमंड टू एयर, तीसरा है एयर टू वाटर और चौथा है एयर टू ग्लास। ये तब होता है जब डायमंड से एयर में जाता है। ठीक है। लाइट। पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन केवल तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है। ठीक है। इसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर, पेरिस्कोप और हीरो के चमक में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट रीडिस्कवर्ड DDT इन 1939, निम्नलिखित में से किसी वैज्ञानिक ने 1939 में DDT को पुनः खोजा। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है रेचल कार्लसन, दूसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा है मैडम क्यूरी और चौथा है पॉल हरमन म्यूलर।
ये खोजा गया था आपका पॉल हरमन म्यूलर के द्वारा, ठीक है। म्यूलर को 1948 में फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार डीडीटी की खोज के लिए मिला। डीडीटी एक कीटनाशक था जिसने मलेरिया और टाइफस जैसी बीमारियों को रोकने में मदद की, लेकिन बाद में इसके दुष्प्रभावों के कारण कई देशों में प्रतिबंध कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? निम्नलिखित में से किसकी भंडारण क्षमता सबसे कम है? पहला आपका ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, दूसरा है सीडी, तीसरा है हार्ड डिस्क और चौथा है जिप डिस्क। जो सबसे छोटी कैपेसिटी होती है वो होती है फ्लॉपी डिस्क की, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क की समानांतर क्षमता 1.44 MB होती है, ठीक है। और सीडी की क्षमता कितनी होती है? लगभग 700 MB। और जबकि हार्ड डिस्क और जिप डिस्क की क्या होती है? जीबी या फिर टीबी में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ललित कला एकेडमी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू? भारत सरकार द्वारा ललित कला अकादमी की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? पहला आपका ऑप्शन है भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने के लिए, दूसरा है नृत्य और नाटक को विकसित करना, तीसरा है फिल्म निर्माण बढ़ाना और चौथा है संगीत को विकसित करना। ये एस्टैब्लिश किया गया था भारतीय कला की समझ को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला और अन्य दृश्य कलाओं को प्रोत्साहित करना था। अगला क्वेश्चन है, इफ देयर आर नो लाइकेंस प्रेजेंट इन द एयर देन इट इंडिकेट्स डैश? यदि वायु में लाइकेन नहीं मिलते तो यह किसका संकेत है? पहला आपका ऑप्शन है वायु की गुणवत्ता मध्यम है, दूसरा है वायु बहुत स्वच्छ है, तीसरा है वायु SO2 से प्रदूषित नहीं है और चौथा है वायु SO2 से अत्यधिक प्रदूषित है। तो ये है आपका तब होता है जब वायु SO2 से अत्यधिक प्रदूषित होता है, ठीक है। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। यदि वे अनुपस्थित हो तो इसका अर्थ है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्रॉम डैश इज कॉल्ड पीजो इलेक्ट्रिसिटी? डैश से उत्पन्न विद्युत को पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। पहला आपका ऑप्शन है वेलोसिटी यानी वेग, दूसरा है हीट यानी ऊष्मा, तीसरा है प्रेशर यानी दाब और चौथा है लाइट यानी प्रकाश। तो ये है आपका प्रेशर यानी दाब, ठीक है। पीजो इलेक्ट्रिसिटी तब उत्पन्न होती है जब कुछ विशेष क्रिस्टल पर दबाव डाला जाता है। इसका उपयोग सेंसर, लाइटर और अल्ट्रासोनिक उपकरणों में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कलरीपट्टू इज द मार्शियल आर्ट ऑफ? कलरीपट्टू इस किस राज्य की मार्शल आर्ट है? इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है नागालैंड और चौथा है केरल। ये है आपका केरल राज्य का, ठीक है। कलारीपट्टू को दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक माना जाता है। यह शारीरिक युद्ध कला और आयुर्वेदिक चिकित्सा का संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर कंजर्विंग ऑल बायोडाइवर्सिटी? सभी जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? पहला आपका ऑप्शन है बैलेस्टर वाटर कन्वेंशन, दूसरा है जैव विविधता पर सम्मेलन, तीसरा है समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन और चौथा है साइट्स, ठीक है, यानी संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन। ये है आपका जैव विविधता पर सम्मेलन, ठीक है। यह सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में अर्थ समिट के दौरान अपनाया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर जैव विविधता की रक्षा, सतत उपयोग और लाभों का न्यायसंगत बंटवारा है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? पहला आपका ऑप्शन है 1665, दूसरा है 1667, तीसरा है 1664 और चौथा है 1666। इसकी स्थापना हुई थी आपका 1664 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 में हुई थी। फ्रांस ने भारत में पौंडीचेरी, चंद्रनगर, कराईकल, माहे और यानम जैसे उपनिवेश स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुप्पुस्वामी नायडू ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट? कुप्पुस्वामी नायडू ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है? पहला आपका ऑप्शन है बैडमिंटन, दूसरा है हॉकी, तीसरा है फुटबॉल और चौथा है क्रिकेट। ये आपका जुड़ा है हॉकी से, ठीक है। कुप्पुस्वामी नायडू ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है। यह दक्षिण भारत के प्रमुख हॉकी टूर्नामेंटों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वी कैन स्टार्ट MS वर्ड बाय टाइपिंग डैश इन द रन डायलॉग बॉक्स? हम रन डायलॉग बॉक्स में डैश टाइप करके MS वर्ड शुरू कर सकते हैं। पहला आपका ऑप्शन है docs.exe, दूसरा है MS word.exe, तीसरा है
winword.exe और चौथा है word.exe। ये है आपका winword.exe, ठीक है। एमएस वर्ड को रन डायलॉग यानी विन प्लस आर से खोलने के लिए winword कमांड उपयोग किया जाता है। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड बिहार बाइफरकेट फ्रॉम बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ छोटा नागपुर मर्ज इनटू बंगाल, ठीक है। बिहार कब बंगाल से अलग हुआ और छोटा नागपुर के कुछ हिस्से बंगाल में शामिल हुए? पहला आपका ऑप्शन है 1915, दूसरा है 1912, तीसरा है 1914 और चौथा है 1913। ये हुआ था वर्ष 1912 में। 1912 में बिहार और उड़ीसा को मिलाकर नया प्रांत बनाया गया था और 1936 में उड़ीसा अलग होकर स्वतंत्र प्रांत बना और बिहार अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज ओजोन डे ऑब्जर्व्ड, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? पहला आपका ऑप्शन है 22 सितंबर, दूसरा है 18 सितंबर, तीसरा है 16 सितंबर और चौथा है 19 सितंबर। ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह 1987 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य ओजोन परत की रक्षा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज द टर्म ग्राउंड स्ट्रोक एसोसिएटेड, निम्नलिखित खेलों में से किससे ग्राउंड स्ट्रोक शब्द संबंधित है? पहला आपका ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा है हॉकी, तीसरा है बैडमिंटन और चौथा है टेनिस। तो ये संबंधित है टेनिस से, ठीक है। टेनिस में ग्राउंड स्ट्रोक उस शॉट को कहते हैं जो गेंद के जमीन से टकराने के बाद खेला जाता है। ये दो मुख्य प्रकार होते हैं, फोर हैंड और बैक हैंड ग्राउंड स्ट्रोक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम टू अलाउ यूजर लेवल प्रोसेस टू रिक्वेस्ट सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। डैश एक प्रक्रिया और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस प्रदान करता है ताकि यूजर लेवल प्रक्रियाएं ओएस की सेवाओं का अनुरोध कर सकें, ठीक है। इसके लिए आपका पहला ऑप्शन है लाइब्रेरी, दूसरा है असेंबली इंस्ट्रक्शन, तीसरा है एपीआई और चौथा है सिस्टम कॉल्स। तो ये प्रोवाइड करता है सिस्टम कॉल, ठीक है। सिस्टम कॉल ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर प्रोग्राम के बीच पुल का काम करता है, ठीक है। इनके माध्यम से प्रोग्राम फाइल ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट, मेमोरी और प्रोसेस प्रबंधन जैसी सेवाएं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन सेटअप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज आर कॉल्ड डैश, गैर बैंक संस्थाओं द्वारा स्थापित स्वामित्व और संचालित एटीएम को क्या कहते हैं? पहला आपका ऑप्शन है येलो लेबल एटीएम्स, दूसरा है ब्लैक लेबल एटीएम्स, तीसरा है व्हाइट लेबल एटीएम्स और चौथा है ग्रे लेबल एटीएम्स। इनको कहा जाता है व्हाइट लेबल एटीएम्स, ठीक है। व्हाइट लेबल एटीएम्स का संचालन गैर बैंक कंपनियां करती हैं, लेकिन नगद और अन्य सेवाएं बैंक ही उपलब्ध कराता है। इन्हें आरबीआई से अनुमति लेकर चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लीव्ड बाय द यूनियन एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट्स, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार लगाती है लेकिन राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है? पहला आपका ऑप्शन है संपत्ति शुल्क, दूसरा है स्टैंप ड्यूटी, तीसरा है समाचार पत्रों पर कर, चौथा है यात्री और माल कर, ठीक है। ये होता है आपका स्टैंप ड्यूटी, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार कुछ कर यानी कंकरेंट नेचर के होते हैं। स्टैंप ड्यूटी केंद्र द्वारा अधिरोपित की जाती है, लेकिन इसका संग्रह और उपयोग राज्य सरकारें द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट वाज प्रोक्लेम्ड बाय द यूएन इन द ईयर, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष की गई थी? पहला आपका ऑप्शन है 1947, दूसरा है 1950, तीसरा है 1948 और चौथा है 1946। ये आपकी की गई थी वर्ष 1948 में, ठीक है। 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूडीएचआर को अपनाया। इसी कारण हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML इज द लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डैश, HTML का प्रयोग किसे बनाने के लिए किया जाता है? पहला आपका ऑप्शन है हाई लेवल प्रोग्राम, दूसरा है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, तीसरा है वेब पेजेज और चौथा है वेब सर्वर। तो ये वेब पेज बनाने में यूज होता है, ठीक है। HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यह वेब पेजों की संरचना यानी स्ट्रक्चर बनाने के लिए उपयोग होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची, निम्नलिखित में से किसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? पहला आपका ऑप्शन है नरसिंह वर्मन द्वितीय, दूसरा है महेंद्र वर्मन, तीसरा है भास्कर वर्मन और चौथा है नरसिंह वर्मन प्रथम।
ये बनवाया गया था नरसिम्हा वर्मन द्वितीय के द्वारा, ठीक है। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। इसे 8वीं शताब्दी में पल्लव वंश के राजा नरसिम्हा वर्मन द्वितीय, जिसका नाम राजा राजसिंह के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने इसे बनवाया था। यह द्रविड़ शैली की वास्तुकला का उत्तम उदाहरण है, ठीक है। तो ये था आज के हमारे सेट का क्वेश्चंस। आपने इस सेट में कितने नंबर प्राप्त किए कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी नए कंटेंट्स आएँ इस चैनल पर वो सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।